नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। क्या यूपीए की मनमोहन सरकार ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों के नाम पर देश के लोगों के साथ छल किया? क्या 26/11 हमलों के बाद कांग्रेस ने जानबूझकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया? क्या कांग्रेस के नेताओं का 26/11 के हमले में पाकिस्तान का हाथ होने का सच जानते हुए भी उसे भगवा आतंकवाद साबित करने की कोशिश करना देश को गुमराह करने की साजिश थी? क्या पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों मुंबई में मारे गए 160 से ज्यादा बेगुनाहों के आगे भारत की मनमोहन सरकार को सिर्फ अपना पाकिस्तान परस्त वोट बैंक नजर आ रहा था? ये सारे सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुंबई के 26/11 हमले की यूपीए सरकार में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 years नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस दैट इम्पैक्टेड इंडिया को लॉन्च किया है। इस किताब में मनीष तिवारी ने पिछले 2 दशक के दौरान भारत के सामने आई प्रमुख राष्ट्रीय चुनौतियों के बारे में लिखा है। इसी किताब में मनीष तिवारी ने लिखा है कि मुंबई हमले में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया। ऐसे में उस हमले पर सिर्फ खेद जताना या संयम रखना काफी नहीं था। उस वक्त वो भारत की कमजोरी के रूप में दिखा था। उन्होंने कहा कि 26/11 का हमला एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखानी चाहिए थी, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। यानी मनीष तिवारी ने अपनी ही तत्कालीन मनमोहन सरकार पर सीधा हमला बोला है। आपको याद दिला दूं कि 26/11 का हमला और उसके बाद देश की मनमोहन सरकार का हमले को लेकर क्या रवैया रहा। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। तब पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया। कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे इन आतंकवादियों ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दक्षिण मुंबई के लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस में ऐसा खूनी खेल खेला कि उसके जख्म मुंबई के लोगों के लिए आज भी ताजा हैं। यानी देश की आर्थिक राजधानी को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 3 दिनों तक बंधक बना लिया था। 3 दिनों तक सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चली और आखिर में 10 में से 9 आतंकवादी मारे गए और एक आतंकवादी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। तब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। इनमें सुरक्षाकर्मी और विदेशी नागरिक भी शामिल थे। अगर आज इस तरह का हमला होता तो देश की मोदी सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक की उम्मीद रखी जाती, जैसा कि पुलवामा हमले के बाद हुआ था। और कुछ इसी तरह की उम्मीद तब भी भारत के लोगों को मनमोहन सरकार से थी। टीवी पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के खूनी खेल को देखकर हर भारतीय का खून खौल रहा था और हर कोई यही चाहता था कि भारत की मनमोहन सरकार पाकिस्तान को कड़े से कड़ा सबक सिखाए। सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार थी। लेकिन मनमोहन सरकार ने क्या किया? इस बारे में एक टीवी इंटरव्यू में एयर चीफ मार्शल जो उस वक्त रहे थे फली होमी मेजर, उन्होंने पर्दा उठाया था। उन्होंने बताया कि सेना ने 26/11 हमले के बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक करने का मन बना लिया था। हमने तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन मनमोहन सरकार ने इसकी इजाजत ही नहीं दी। फली मेजर ने बताया था उस टीवी इंटरव्यू में कि 26/11 हमले के 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें देश के रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आर्मी चीफ, एयर मार्शल और नौसेना प्रमुख शामिल थे। इस मीटिंग में मुंबई हमले पर चर्चा हुई और इस बात पर जोर दिया गया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फली मेजर ने बताया कि तीनों सेना अध्यक्ष पाकिस्तान को सबक सिखाने पर जोर दे रहे थे। यहां तक कि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फाइटर प्लेन भी तैयार कर लिए गए थे, लेकिन मनमोहन सरकार ने इजाजत देने से साफ मना कर दिया। पूर्व एयर मार्शल का यह बयान बताता है कि मनमोहन सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी कमजोर थी और उसके पाकिस्तान के खिलाफ सेना को कार्रवाई ना करने का आदेश देने से सेना का मनोबल कितना गिरा होगा। आज यही बात उसी यूपीए सरकार में कांग्रेस के मंत्री रहे मनीष तिवारी ने कबूल कर ली है। मनीष तिवारी भले ही इसे मनमोहन सरकार की कमजोरी के तौर पर देखते हो, लेकिन देश के बड़े हिस्से को इसमें कांग्रेस की साजिश का शक हमेशा से रहा है और उसकी कई वजहें हैं।
उस समय केंद्र से लेकर महाराष्ट्र तक में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने तो हमले को लेकर पाकिस्तान को क्लीन चिट तक दे दी थी और आरएसएस पर मुंबई हमला करवाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस की इस थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम किया था अजीज बर्नी नाम के एक लेखक ने, जिसने 26/11 आरएसएस की साजिश नाम से एक किताब प्रकाशित की थी और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह खुद इस किताब का लोकार्पण करने पहुंचे थे। लेकिन इस झूठ को फैलने से ना तो तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने रोका, ना ही सोनिया गांधी ने। यानी इस झूठ को फैलाने में मनमोहन सरकार ने मौन स्वीकृति दी थी, वो भी तब जब यह साफ हो चुका था कि आतंकवादी पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के थे। यह सच भी कभी सामने नहीं आता अगर मुंबई पुलिस के कांस्टेबल तुकाराम ओंबले ने अजमल कसाब को जिंदा ना पकड़ा होता। पाकिस्तान ने भी ये पूरी साजिश ऐसे ही रची थी जिससे हिंदुओं को आतंकी घोषित किया जा सके और इसमें उसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने झूठ फैलाते हुए पूरा साथ भी दिया। पाकिस्तान ने आतंकियों के हाथ में हिंदुओं की तरह कलावा बांध दिया था और उनकी जेब में हिंदू नाम वाले आई कार्ड्स रख दिए थे। इन सबको हमलों में ही मर जाने के आदेश मिले थे। लेकिन मुंबई पुलिस के एएसआई तुकाराम ओंबले ने पाकिस्तानी साजिश की पोल खोल दी। तुकाराम ने अकेले ही खुद गोलियों से जख्मी होने के बाद भी कसाब को जिंदा पकड़ लिया। तुकाराम तो शहीद हो गए, लेकिन कसाब को पकड़कर वो देश को गुमराह होने से बचा गए, वरना आज तक पूरे भारतवासी यही समझते रहते कि मुंबई हमले में 160 से ज्यादा लोगों को आरएसएस ने मारा था और पाकिस्तान तो एक भला देश है। मुंबई के क्राइम ब्रांच के पूर्व जॉइंट पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने भी 2019 में अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में इसे लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। राकेश मारिया ने अपनी किताब में बताया कि पाकिस्तान और उसकी शह पर काम करने वाले आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने मुंबई हमले को हिंदू आतंक का रंग देने की एक गहरी साजिश की थी, लेकिन आतंकवादी अजमल कसाब के जिंदा पकड़े जाने से उनकी ये साजिश नाकाम हो गई। मारिया ने अपनी किताब में लिखा है कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता तो कसाब समीर चौधरी के रूप में मर जाता और मीडिया हमले के लिए हिंदू आतंकवादियों को दोषी ठहराती। अजमल कसाब की गिरफ्तारी से यह तो साफ हो गया कि आतंकी साजिश पाकिस्तान ने की थी, लेकिन 13 साल बाद आज भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि कांग्रेस के नेता क्यों सच जानने के बावजूद भी इसे हिंदू आतंकवाद साबित करना चाहते थे। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय ये कागजों के पुलिंदे के नाम पर डॉजियर एक देश से दूसरे देश क्यों घुमाते रहे? क्या अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना देश के साथ गद्दारी नहीं है? कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी की किताब से 26/11 हमले को लेकर मनमोहन सरकार पर सवाल भले ही उठाए जा रहे हों, लेकिन 13 साल बाद भी कांग्रेस का चरित्र बदला नहीं है। हर उस कार्रवाई में जिसमें पाकिस्तान का हाथ होता है, कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर दुश्मन देश के लिए साफ दिख जाता है। बाटला हाउस में दिल्ली पुलिस से मुठभेड़ में आतंकवादी के मरने पर सोनिया गांधी आतंकवादियों के लिए रो पड़ी थी। उनके आंसू कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद अपनी आंखों से देख कर आए थे और दिल्ली पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर महेश चंद शर्मा की शहादत को शक के घेरे में इसी कांग्रेस ने खड़ा कर दिया था और इसे फर्जी मुठभेड़ बताया था। बाद में अदालत ने माना कि मुठभेड़ फर्जी नहीं थी और आतंकवादी मासूम नहीं था। पुलवामा हमले में मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो यही कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही थी। इससे पहले अप्रैल 2018 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर हंगामा हुआ था, कई राष्ट्रवादी संगठन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगे जिन्ना की तस्वीर को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस चुप रही। 2016 में होने वाले असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल विधानसभा के चुनाव के दौरान भी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने 6 नवंबर 2015 को पाकिस्तानी टीवी चैनल दुनिया पर एक तरह से गुहार लगाते हुए कहा कि बीजेपी को हटाइए, हमें लाइए और कोई रास्ता नहीं है। जाहिर है मणिशंकर अय्यर का सीधा इशारा था कि पाकिस्तानी चैनल पे वो ये कह रहे हैं अगर कि भारत की सत्ता को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान कांग्रेस की मदद करे और देश में मोदी सरकार को हटाने में उनका सहयोग दे। लोकसभा चुनाव 2014 से पहले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद को जी और हाफिज साहब कहकर बुला रहे थे। 2016 में उन्होंने पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए भारत के कब्जे वाला कश्मीर तक बोल दिया था।
गुजरात चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने अपने पाकिस्तानी आकाओं को शायद खुश करने के लिए यह भी कहा था कि भारतीय सेना कश्मीरियों को मारती है। संसद पर हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु की फांसी पर कांग्रेस नेता शशि थरूर कहते हैं कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देना गलत था और उसे गलत तरीके से फांसी दी गई। इतना ही नहीं, यही कांग्रेस है जिनके नेताओं ने याकूब मेमन की फांसी पर भी आपत्ति जताई थी। धारा 370 हटाने के बाद यूएन में जाकर इसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयानों के हवाले से पाकिस्तान भारत पर उंगली उठाने की हिमाकत कर रहा था। जो इमरान खान दुनिया भर में भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है, उसी इमरान खान को कांग्रेस का नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपना बड़ा भाई बताता है। साफ है कि सत्ता से जाने के बाद भी कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती में कोई कमी नहीं आई। सवाल यह भी है कि क्या मनीष तिवारी की तरह कांग्रेस में नेपोटिज्म की वजह से दरकिनार कर दिए गए कई बड़े नेता क्या खुलकर कांग्रेस के पाकिस्तान परस्त एजेंडे और तुष्टीकरण की राजनीति पर बोलने का अब मन बना चुके हैं? विचारधाराहीन हो चुकी इस पार्टी को डूबने से क्या इस तरह के खुलासे बचा पाएंगे? क्या कांग्रेस को समझ में आएगा कि मोदी विरोध और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो देश विरोधी और पाकिस्तान परस्ती की तरफ मुड़ती जा रही है? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।